हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और फिर आपके लिए आज एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो बच्चों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिनमें अपन फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट पे आपका सब्सक्राइब कर लें और उस बिक्स इंस्टीट्यूट पे जाकर प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेगा चैप्टर फर्स्ट के नाम से। उसमें आप क्या कर सकते हो, वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हो आपके पास। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास ये कोई रेशियो गिवन है k² इसको चेक करके बताना है कि आपका डायमेंशन लेस है यानी कैसा है, विमाहीन है। अपन को एक तो ये चेक करके बताना है। दूसरा, इसमें जो कांस्टेंट आ रहे हैं KEGMEMP, इनका टेबल से वैल्यू यूज लेते हुए अपन को इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। और थर्ड, अपन को ये बताना है कि इस रेशियो से क्या सिग्निफिकेंस होता है आपके पास। तो अपन 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो गिवन है अपन को एक रेशियो गिवन है और उस रेशियो को आप नोट डाउन करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपके पास है KE²/GMEMP आपके पास। वेयर आप ये लिख सकते हो कि आपका जो K है वो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को आप ये भी जानते हो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो तो होती है 9 × 10⁹। और सेकंड, आप इसकी यूनिट लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर लिख सकते हो, ये अपन जानते हैं। सेकंड, अगर देखोगे तो E आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल सकते हो या इसी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, जो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे तो G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है या इसी को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू हो गई 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। तो नेक्स्ट अगर देखोगे तो Me, इसका मीनिंग है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपका 9.1 × 10⁻31 केजी हो जाता है। ऐसे ही अगर देखोगे तो Mp आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसको आप 1.67 × 10⁻27 केजी लिख सकते हो। अब अपन 1 बाय 1 क्या करते हैं कि अपन को जो क्वेश्चन में पूछा उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पूछा आपको डायमेंशन, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ KE² अपॉन में GMEMP। तो इसमें जो भी कांस्टेंट है उनकी यूनिट लिखो। K की यूनिट अपन पढ़ चुके हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर यानी कूलम की पावर -2 हो गई। सेकंड, अपन को गिवन है E², E का मीनिंग चार्ज और आपके पास चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, तो आप यहां से लिख सकते हो कूलम का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो G, और G की यूनिट आपके पास वहां से आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2, ऊपर ले गए तो -2 हो गए। और यहाँ Me और MP है तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं केजी × केजी। आपके पास क्या किया बच्चों, ये आपकी K की यूनिट है, ये आपकी G की यूनिट है, ये E की यूनिट है, ये आपकी M की यूनिट है। देखोगे तो कूलम की पावर 2 से कूलम की पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, केजी की पावर -2 से केजी की पावर +2 कैंसिल आउट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया।
तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो कांस्टेंट आया वो कैसा है, डायमेंशनलेस है। तो फर्स्ट तो आपको यही पूछा था कि चेक करके बताओ कि ये जो रेशियो है वो आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, तो आपने यहाँ चेक करके बता दिया। सेकंड आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, और इसकी वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो आपके पास के की जगह तो आपने पुट किया 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की जगह आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन जी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, एम ई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और एम पी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 2.3 इंटू 10 की पावर 39। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपके पास इस रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। थर्ड क्वेश्चन पूछा सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करोगे तो ये जो रेशियो है वो किसको सिग्निफाई करता है कि ऊपर तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और नीचे क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लिख सकते हो कि दिस रेशियो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये किनके बीच में, बिटवीन, देखो एक तो गिवन है एमई और एक गिवन है एमपी, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट कांस्टेंट डिस्टेंस। अब कांस्टेंट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है आपका कि आपने ये दो पार्टिकल लिए, पहला पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल आपका प्रोटॉन है। इनको आपने पहले r डिस्टेंस पे रखा और आपने क्या निकाला, एफ ई निकाला, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला। अब ये दूसरे केस में ये एम ई और ये एम पी है, और इनको सेम r डिस्टेंस पे आपने पुट किया और फिर आपने क्या निकाला, एफ जी निकाला। यानी कि आपने ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला और नीचे वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो आपको अनुपात निकाला आपने, ये अनुपात आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर अपन एक निश्चित दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला आपका विद्युत बल और गुरुत्वीय बल के अनुपात को निरूपित करने का काम करता है आपके पास। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में आपके पास। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर हो गई 1.3 आपके पास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अपनी जो प्रॉब्लम नंबर 1.4 है एनसीईआरटी की, तो उस प्रॉब्लम नंबर 1.4 में दो पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है वो आपको पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। तो आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट का मीनिंग पूछा है कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इससे पहले जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उस चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक का नाम था आपका प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। और इस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि आपके पास चार्ज ऑफ
एनी बॉडी, या ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी है, वो आपका किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मीनिंग क्या हो गया, n इक्वल टू 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, डॉट डॉट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और ये जो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है ये किसके इक्वल होता है, इसी को अपन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे देते हैं, या इसी को अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल देते हैं, या इसी को आप क्वांटम भी बोल सकते हो आपके पास। तो इस तरीके से आपने ये कहा कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में। इस इंटीग्रल फॉर्म का मीनिंग क्या कह सकते हो आप, कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, इंटीजर फॉर्म में होगी। और इंटीजर फॉर्म का मीनिंग ये है कि जैसे आपने ये कोई दो बॉडी कंसीडर की, एक तो ए बॉडी है और एक ये बी बॉडी है। अब अगर मान लो आपने इस ए बॉडी से बी बॉडी पे ये आपने कोई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ये जो n है वो किसको बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, इंटीजर फॉर्म में। यानी कि आपका कभी भी ये इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि इसमें से मान लो कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए तो आपका ये जो n है वो आपको 3 का मीनिंग क्या मिला, इंटीजर मिला। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपने इसमें से 3/2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो आप कह सकते हो कि इस बॉडी से इस बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप कह सकते हो कि Q ± Ne के इक्वल होगा, जिसमें आपके पास इस बॉडी पे तो आएगा +Ne और इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, -Ne। तब आप यहां से ये जो लिख रहे हो इसी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज का मीनिंग क्या है कि आपका चार्ज है वो ±E है, ±2E है, ±3E है, ±4E है, ±5E है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि चार्ज की वैल्यू E की फॉर्म में आ रही है और E के आगे जो नंबर है वो कैसे हैं, इंटीजर नंबर है। तो आपका चार्ज इज क्वांटाइजेशन का मीनिंग यही है आपके पास कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू के मल्टीपल में। कभी भी आपका चार्ज है वो क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होने का मीनिंग आपका ये है कि चार्ज फ्रैक्शन का मीनिंग नहीं होता। अपन क्या करते हैं, जब चार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो बॉडी के ऊपर से अपन क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होती है, कभी भी अपन क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में पॉसिबल नहीं होती। यानी आप कह सकते हो कि ये सबसे स्मॉल पैकेट है, ये स्मॉल चार्ज है, इसी को स्मॉलेस्ट चार्ज कह दो। इस स्मॉलेस्ट चार्ज को मैंने एक पैकेट नाम दे दिया। तो ये आपके हो गए 2 पैकेट, ये आपके हो गए 3 पैकेट, ये हो गए आपके 4 पैकेट। तो इस तरीके से आप कह रहे हो कि चार्ज है वो पैकेट की फॉर्म में है और ये पैकेट की फॉर्म में होने का मीनिंग क्या कहलाता है, आपका चार्ज इज क्वांटाइजेशन आपके पास। तो बच्चों ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 1.4 का फर्स्ट पार्ट ए।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके पास। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो सॉल्यूशन समझाया जा रहा है वो आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।